कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर लेके। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ज्योग्राफी की ये पूरी सीरीज चल रही है जो कि समस्त एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए खासकर मैं उस तरह से इसको तैयार कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छूटे नहीं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके 6 लेक्चर हो चुके हैं। अगला 7वां लेक्चर है आज, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। और एक नया टॉपिक है जिसे हम कहते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। दोस्तों आज हम एटमॉस्फेयर की चर्चा करेंगे। और दोस्तों बता दें आप लोगों को, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि हर तरह के एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, नायब तहसीलदार हो, लोअर सबऑर्डिनेट हो, कोई भी हो, यानी कि रेलवे हो, पुलिस हो, एसआई हो, सभी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। और मेरे को लगता है आज अगर आप इसको सही से समझ लेंगे तो इससे संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए और समझिए इसको। और जैसा कि हर एक चैप्टर के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, इस चैप्टर के बाद भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनके आपको जवाब देने होंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। सबसे पहले दोस्तों क्या पढ़ना है इसमें, इसकी परिभाषा। परिभाषा बहुत ध्यान से देखिए, परिभाषा में ही बहुत कुछ निहित होता है। वायुमंडल कहते किसे? सबसे पहले वायु मतलब गैस, वायु मतलब गैस है, और मंडल माने आवरण या घेरा। गैसों का आवरण या घेरा क्या कहलाता है? वायुमंडल। लेकिन किसके चारों तरफ? जो भी खगोलीय पिंड हैं, जो भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं, इन खगोलीय पिंडों के चारों तरफ जो गैस का आवरण है या गैसों का जो आवरण है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब दोस्तों बात आती है, गैसों का जो आवरण है किसी खगोलीय पिंड के चारों तरफ आखिर है क्यों? क्यों ये गैसें किसी पिंड के चारों ओर घेरे हुए हैं? तो दोस्तों याद रखना है, इसका मुख्य कारण है गुरुत्वाकर्षण। हर एक पिंड का अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब हर एक पिंड में अपना एक द्रव्यमान होने के कारण उसकी एक आकर्षण शक्ति होती है। वो क्या करता है कि अपने केंद्र की ओर बल लगाकर समस्त चीजों को खींचने की प्रयास करता है। यानी कि किसी भी पिंड में उसके द्रव्यमान के कारण उसके केंद्र की तरफ जो खींचे जाने का बल होता है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो गैसें हैं वो उस पिंड के चारों तरफ उससे चिपकी हुई होती है, वो अपनी तरफ खींच रहा होता है। मान लिया कोई भी एक पिंड ले लिया, मान लिया पृथ्वी ले ली। पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अर्थात पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो इस कारण यहाँ पे ये वायुमंडल यानी वायु, गैसें इत्यादि, धूल, धुआं, मिट्टी इत्यादि के कण जो है, इनको लगातार पृथ्वी अपनी तरफ खींचे रखती है, अपने आप में बांधे रखती है। इसी किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इससे हमें पता लग रहा है कि जिस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा उसका वायुमंडल भी ज्यादा होगा। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के द्रव्यमान से क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से अधिक होता है। अधिक होता है तो द्रव्यमान अधिक है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक कार्य कर रहा है। जब अधिक बल कार्य कर रहा है तो इस पर वायुमंडल जो होता है उसकी भी मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा ऊंचाई तक होता है। वहीं अगर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पे द्रव्यमान कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण कम है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी तरफ जो वायु को खींचने का गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी कम लगेगा, तो ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं होता। दूसरी बात,
आगे देखते हैं क्या, कि जो भारी गैसें होती हैं, भारी गैसें जैसे CO2, N2, O2, ये जो भारी गैसें हैं ये क्या होंगी, पृथ्वी या किसी भी पिंड के बिल्कुल पास में होंगी, अर्थात उसकी भूपर्पटी से लगी हुई होंगी। और जैसे जैसे गैसें हल्की होती जाएगी ये भूपर्पटी से दूर होंगी, अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी पिंड के चारों तरफ जो वायुमंडल होता है उसमें भारी गैसें नीचे होती हैं तथा हल्की गैसें ऊपर होती हैं। अगर क्वेश्चन यही पूछ दिया जाए कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा गैसें कौन सी होती, हल्की गैसें या भारी गैसें, तो आप बताएंगे कौन सी होंगी, भारी गैसें। और जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे तो उतनी ही गैसें हल्की होती जाएंगी। और पूछ दिया जाए कि सबसे दूर कौन सी होती हैं या सबसे ऊंचाई पे सबसे ज्यादा गैसें कौन सी होती हैं, तो सबसे हल्की गैसें क्या होंगी, हल्की गैसें ऊपर होंगी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो गैसें हैं ये कहाँ होंगी, ऊपर होंगी। क्यों, क्योंकि इनका परमाणु भार कम होता है, 1H1 और ये 2He4। अब इस तरीके से देखिए, एक है परमाणु भार, 4 है परमाणु भार। अगर हम O2 का ले लें तो 8O16 होता है, 16 दूनी 32 हो गया, परमाणु भार ज्यादा हो गया। N2 का ले लें 7N14 होता है, 14 का 2 करो तो 28 हो गया। इसी तरीके से कार्बन 6 से 12 हो गया, और प्लस ऑक्सीजन के 2 अणु तो इनका 16 दूनी 32। तो ये देखते हैं कि ये भारी गैसें हैं और ये हल्की गैसें हैं। अर्थात भारी गैसें जो होती हैं वो पृथ्वी की सतह पर होती हैं, यानी भारी गैसें नीचे होती हैं, भारी गैसें, और जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं हल्की गैसें होती हैं, हल्की गैसें। ठीक है, समझ में आया, सारी चीजें समझते जाए। लेकिन ये क्यों सारी गैसें लगी हुई हैं पृथ्वी के चारों तरफ, क्योंकि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए दूसरी बात है कि पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, धूल, धुआं, जलवाष्प इत्यादि इसमें उपस्थित है। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसें हैं ये गैसों का एक निश्चित मात्रा है। कैसी मात्रा है, निश्चित मात्रा गैसों की है। जैसे हम बात करें N2 78.03%, यानी कि कुल गैसों की मात्रा का कितना, सबसे ज्यादा N2 है। इसके बाद हम O2 ऑक्सीजन की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे 20.99%, लगभग 21%। इसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है आर्गन, इसकी मात्रा 0.93%। इसके बाद अगर बात हम करें तो CO2 आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा है 0.03%। देख रहे हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा N2, फिर O2, ये कभी कभी परसेंटेज पूछ लेते हैं, हमें ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो ये दो गैसें मिलकर ही पूरे वायुमंडल का 99% के आसपास भाग होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में 99% के आसपास कौन सी गैसों का मिश्रण होता है, कौन सी गैसें होती हैं, तो नाइट्रोजन आर्गन दे देगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, कहीं कुछ दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ये दो गैसें ही लगभग कितने परसेंट के आसपास होती, 99% के आसपास उपस्थित होती है हमारे वायुमंडल में। अगली बात देखिए, ये जब गैसें निश्चित मात्रा में है, इसमें जलवाष्प भी होती है। जलवाष्प जो होती है 0 से 4% तक उपस्थित होती है। धूल, धुआं, मिट्टी के कण भी होते हैं, धूल, धुआं इत्यादि के जो कण होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। तो देखिए, अगर बात आती है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित जो वायुमंडल है वो एक मिश्रण है या यौगिक, बताइए क्या है। देखिए सबसे पहले इन दोनों की परिभाषा आनी चाहिए। मिश्रण किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के तत्वों से एक निश्चित मात्रा
दो या दो से अधिक पदार्थों की एक निश्चित मात्रा, ध्यान रखिए, निश्चित मात्रा जब मिली हुई होती है तो उसको क्या कहते हैं, और जब अनिश्चित होता है तो उसको क्या कहते हैं। जब निश्चित मात्रा नहीं होती है, ध्यान रखिए, ये वर्ड यहां पे कर लीजिए, जब नहीं होती है, ध्यान से पिन पॉइंट रखिए, नहीं होती है तो उसको कहते हैं मिश्रण। और जब एक निश्चित मात्रा होती है, यानी कि हाँ निश्चित मात्रा होती है, फिक्स, तो उसको कहते हैं यौगिक। जब निश्चित मात्रा हो, मिश्रण, निश्चित मात्रा में मिश्रित हो तो उसको यौगिक, अनिश्चित मात्रा हो तो मिश्रण कहते हैं। यहां तो हम देख रहे हैं बेटा कि ये गैसें तो एक निश्चित मात्रा में हैं, लेकिन ये जो हैं धूल धुआं के कण, जलवाष्प इत्यादि समय समय पे या स्थान स्थान पर बदलते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे इनका रेशियो भी थोड़ा बहुत परिवर्तित होता रहता है। तो अगर पूछा जाए कि वायुमंडल यौगिक है या मिश्रण, तो आप क्या बताएंगे, मिश्रण है। यानी कि गैसों की निश्चित मात्रा होने के बाद भी ये स्थान स्थान पर इसमें धूल धुआं जलवाष्प के कण जो होते हैं अनिश्चित मात्रा में, परिवर्तित मात्रा में होते रहते हैं, तो इसलिए इनकी मात्रा क्या होती रहती, चेंज होती रहती है, एक निश्चित नहीं होती है, इसलिए इसको मिश्रण कहते हैं। यानी कि वायुमंडल जो है एक गैसों, धूल धुआं जलवाष्प इत्यादि का एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। आगे अब बात करते हैं कि जो मिश्रण है वो कैसा है और यौगिक है तो वो कैसा है। वायुमंडल जो है वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगें होती हैं उनके लिए पारदर्शी होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है, पारदर्शी। यानी कि अगर हम पृथ्वी की सतह की बात करें और यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य से जो किरणें होती हैं, और कौन सी तरंगें, ध्यान रखिए ये लिखा हुआ है लघु तरंगें। लघु तरंगें जो होती हैं उसके लिए ये वायुमंडल जो होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ये लघु तरंगें जो होती है पृथ्वी की सतह पर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्य से आने पृथ्वी, यहां क्या करेंगे, पृथ्वी से निकलने वाली कौन सी तरंगें, दीर्घ तरंगें, इसके लिए ये जो वायुमंडल होता है अपारदर्शी होता है। यानी वायुमंडल क्या काम करता है, सूर्य से लघु तरंगों को पृथ्वी की सतह पर आने तो देता है, लेकिन पृथ्वी की सतह से उत्पन्न दीर्घ तरंगों को बाहर जाने नहीं देता है। अर्थात हमारा जो ये वायुमंडल है वो क्या करता है, किस तरीके से काम करता है, ये एक गर्म कंबल की तरीके से काम करता है। यानी कि इसमें उपस्थित जल वाष्प तथा CO2 जैसी जो गैसें हैं, ये जो विद्यमान हैं, ये सूर्य से ऊष्मा को आ तो जाने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से जो जाती हैं ऊष्मा की दीर्घ तरंगें, उनको बाहर नहीं जाने देती, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का एक निश्चित तापमान बन जाता है। यानी कि पृथ्वी के सतह के चारों तरफ एक निश्चित तापमान पाया जाता है। यानी जो औसत तापमान जिसको कहते हैं पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है दोस्तों, बताइए। औसत तापमान ये होता है 15 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वायुमंडल की वजह से हमारे पृथ्वी का एक औसत तापमान बना रहता है, जिसलिए यह जीवन संभव भी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अब देखिए हम बात पढ़ लेते हैं वायुमंडल के फायदे। वायुमंडल से फायदे, क्या क्या फायदे होते हैं, या वायुमंडल के हम कार्य कह सकते हैं। सबसे पहला कार्य क्या है,
ये पृथ्वी की सतह का औसत तापमान बनाए रखता है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दूसरी बात करें, वायुमंडल में जल वाष्प होती है। जल वाष्प उपस्थित होने के कारण पृथ्वी पर वर्षा होती है। यानी कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो जल वाष्प की मात्रा नहीं होती, और जल वाष्प नहीं होता तो पृथ्वी पर कहीं पे वर्षा नहीं होती। यानी वर्षा होने के लिए हमारा वायुमंडल होना आवश्यक है। अगली बात करें, अगर हम वायुमंडल में उपस्थित है नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन जो उपस्थित होती है तो क्या करते हैं, सारी जो वनस्पतियां हैं, वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट, ध्यान रखिए पूछा गया क्वेश्चन, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। और नाइट्रोजन को लेगुमिनासी कुल के जो पौधे होते हैं, राइजोबियम वगैरह जो जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्रेट में। और फिर इस नाइट्रेट को पौधे लेते हैं, और नाइट्रेट को लेने से अमीनो अम्ल बनाते हैं, और अमीनो अम्ल से वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो वनस्पतियां जो हमारी स्थित हैं वो वायुमंडल के कारण ही हैं, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित है नाइट्रोजन। अगली बात आगे करें कि वायुमंडल का क्या फायदा है। वायुमंडल काम क्या करता है कि पृथ्वी की सतह पर अंतरिक्ष से आने वाले खगोलीय पिंड, उल्का पिंड या अन्य किसी तरह के जो पिंड होते हैं, उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। वो कैसे रोकता है? क्या होता है कि जब कोई पिंड या कोई टुकड़ा खगोलीय पिंड वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने पर उसमें फ्रिक्शन होता है और घर्षण हो जाता है, और इस घर्षण से क्या होती, ऊष्मा उत्पन्न होती, और इस ऊष्मा उत्पन्न होने से उस खगोलीय पिंड में आग लग जाती है, और वो आते आते पृथ्वी की सतह तक जल के राख हो जाता है, राख के रूप में आता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो बड़े बड़े पिंड, खगोलीय पिंड, आकाशीय पिंड, धूल धुआं के कण, उल्का पिंड आके पृथ्वी की सतह पर आए दिन टकराते रहते। तो क्या करता है, खगोलीय छोटे पिंडों या उल्का पिंडों से रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। आगे अगर हम बात करें कि ये क्या करता है, कि जो हम देख रहे हैं हमारा वायुमंडल, अभी हम पढ़ेंगे, इसमें कई भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसमें एक पाया जाता है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। अभी डिस्कस करेंगे आयन मंडल। आयन मंडल क्या मदद करता है? जितना भी पृथ्वी पर संचार की जो सेवाएं हैं, टीवी है, रेडियो है, रिमोट मोबाइल इत्यादि की जो है, आयन मंडल से ये रेडियो तरंगें वापस आती हैं, यानी इनको वापस आने में मदद मिलती है। अगर ये आयन मंडल ना होता तो रेडियो तरंगें पृथ्वी पर वापस नहीं हो पाती, हमारा संचार सुविधा व्यवस्था सही से नहीं काम कर सकती। आगे अगर हम बात करें, इसी के साथ हमारे वायुमंडल में उपस्थित है ओजोन परत। ओजोन लेयर अगर ना होती तो क्या होता है कि सूर्य से आने वाली समस्त पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर आ जाती, और जब पृथ्वी की सतह पर आ जाती तो वो क्या करती, पृथ्वी की सारी वनस्पतियों, जीव जंतुओं को नष्ट कर देती। इसलिए क्या होता है कि ओजोन मंडल की वजह से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती हैं, जिससे क्या होता है, जीव जंतु तथा वनस्पतियां सुरक्षित हैं। यानी पराबैंगनी किरणों को रोकता है। कौन रोकता है? हमारा वायुमंडल। पराबैंगनी अगर किरणें आ जाएंगी तो क्या होता है, इससे जीवन को खतरा है, और अगर ये नहीं है तो कितना फायदा है।
देखिए ओजोन मंडल के, यानी ये सारे फायदे हैं किसके, वायुमंडल के। अगर वायुमंडल ना होता तो बहुत सी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती। अन्य भी इसके कई फायदे, ठीक है, आगे बात करें। चलिए आगे आते हैं। अब वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं उनके बारे में, जैसे सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, N2 पूछा जाता है, 78.03% उपस्थित है। अगर पूछा जाए कितने परसेंट, सबसे ज्यादा 78.3। क्वेश्चन देखिए ध्यान से रखिए, अगर पूछा जाए मनुष्य अपने श्वसन में सबसे ज्यादा कौन सी गैस को इनहेल करता है, लेता है, तो अक्सर व्यक्ति जो होते हैं स्टूडेंट वो ऑक्सीजन को लगा देते हैं। देखिए वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, 78.03%, और इसी में मिली हुई ऑक्सीजन लगभग 20.99%। ये सारा का सारा मिश्रण है। जब मनुष्य इनहेल करता है तो इनहेल करने में, सांस लेने में सबसे ज्यादा जो व्यक्ति के शरीर के अंदर जाती है, इनहेल जो करता है, जो सांस लेता है, वो क्या लेता है, नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन को मनुष्य यूज नहीं करता है, वो क्या होती है, लंग्स से जाकर वापस ऐसे ही बाहर आ जाती है, या अनफॉर्म में चेंज होकर थोड़ी बहुत बाहर आ जाती है। लेकिन अगर मनुष्य यूज करता है किसी को, तो वो किसको करता है, ऑक्सीजन को करता है। ऑक्सीजन कितने परसेंट, 21% के आसपास है जो मनुष्य इनहेल करता है दूसरे नंबर पे, और इसका 16% भाग जो होता है, क्या होता है, मनुष्य लगभग यूज करता है, और इसके बाद 5% के आसपास जो ऑक्सीजन का भाग होता है वो ऐसे ही निकल आता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इनहेल कौन करता है, तो नाइट्रोजन करता है। देखिए अगर नाइट्रोजन ना होता, नाइट्रोजन ना होती तो क्या होता है, तो नाइट्रोजन क्या काम करता है, ये ऑक्सीजन को तनु करता है। तनु मतलब पतला करता है। ऑक्सीजन कैसी गैस है, एक ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है। अगर नाइट्रोजन ना होता तो ऑक्सीजन तनु नहीं होती, और जब तनु नहीं होती तो क्या होता है कि ऑक्सीजन ज्वलनशील है, तो इसलिए हर जगह आग लग जाती है। अर्थात नाइट्रोजन का काम क्या है, आग लगने से बचाना, आग लगने से रोकना। किसका काम है, नाइट्रोजन का काम है। दूसरी बात, नाइट्रोजन है तो वनस्पतियां हैं। क्यों वनस्पतियां, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेकर प्रोटीन का निर्माण करती हैं, और इसीलिए प्रोटीन है तो फलों से व्यक्तियों को फल वल मिलते रहते हैं। दूसरी बात करें, आपने सुना होगा अम्ल वर्षा, एसिड रेन, एसिड रेन, ये क्या होती है, अम्ल वर्षा। इसमें भी दोस्तों नाइट्रोजन, अम्ल वर्षा जो होती है उसमें दो चीजें मुख्यतः यूजफुल होती हैं, NO2 और SO2। NO2 और SO2, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर ऑक्साइड मुख्य रूप से होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में नाइट्रोजन अम्ल वर्षा में सहायक होती है। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि कृत्रिम बरसात में क्या, कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, तो आप बताएंगे AGI, और अम्ल वर्षा जो होती है NO2 SO2। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा किससे कराई जाती है, AGI, सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है, और जबकि अम्ल वर्षा में ये गैसें सहायक होती हैं। ध्यान रखिए। चलिए, तो हमारा नाइट्रोजन देख रहे हैं, इस तरह से हमें महत्वपूर्ण कार्य करता है। नंबर 2, अगर हम बात करें CO2, CO2 कितनी उपस्थित है, 0.03% के आसपास वायुमंडल में उपस्थित है। ये एक भारी गैस है, पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है। देखिए इसका कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रयोग करते हैं। पौधे क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इमिट्स करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं।
तो इसलिए ऑक्सीजन फिर मनुष्य लेता है, मनुष्य के लिए आवश्यक है। तो यानी CO2 है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो मनुष्य है, यानी मनुष्यों के लिए CO2 भी होना आवश्यक है। दूसरा काम क्या है CO2 का, ये क्या करता है, ये जो है ताप जो है पृथ्वी का ताप, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके लिए उत्तरदायी है। यानी कि इसको हम ऐसे कहें कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है, ऐसी गैसें मान लिया ये पृथ्वी की सतह है और ये गैसों की लेयर है जो सूर्य से आने वाली किरणों को आ तो जाने दे लेकिन बाहर ना निकलने दे, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस का ही उदाहरण है, उसी में आता है। तो देखिए इससे क्या होता है, पृथ्वी का एक निश्चित तापमान बना रहता है। मान लिया अगर CO2 गैस ना होती वायुमंडल में तो क्या होता है, तो बस वही होता है जैसे हम देखते हैं चंद्रमा पे, दिन के समय पे जब चांद पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जहां पे मनुष्य का सरवाइव करना मुश्किल है। और वहीं जब रात होती है तो क्या होता है कि रात के समय सूर्य के प्रकाश की किरणें जब नहीं पड़ती हैं तो सारी गर्मी एकदम बाहर निकल जाती है और माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है। यानी दिन के समय चांद पर बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडी होती है, क्योंकि वहां पे ग्रीन हाउस गैसों की कमी है। जब कमी है तो फिर वहां पे जो एक तापमान जो निश्चित होना चाहिए औसत तापमान सतह पर, वो नहीं रह पाता है। तो इसलिए ग्रीन हाउस गैसें होना आवश्यक हैं एक निश्चित मात्रा में। लेकिन अगर कहीं यही ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, इससे तो ये होगा जितना भी सूर्य का तप जो आएगा पृथ्वी पर और वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो तापमान लगातार पृथ्वी का बढ़ता चला जाएगा। और ज्यादा तापमान बढ़ने से भी नुकसान है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे बहुत से नुकसान है, जैसे सारे ग्लेशियर क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, तो इससे महाद्वीप या छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो क्या हो जाएंगे, समुद्र में डूब जाएंगे। अन्य कई समस्या, तापमान बढ़ता चला जाएगा, वनस्पतियां सूखने लगेंगी, मनुष्यों को बड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो ग्रीन हाउस भी एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए लेकिन मनुष्य की विकासवादी अवधारणा क्या कर रही है, फैक्ट्रियां, कारखाने तथा वाहन इतनी ज्यादा चला रहे हैं, इतना ज्यादा यूज हो रहा, जिससे लगातार ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती चली जा रही। वैश्विक लेवल पर इसको रोकने का प्रयास भी किया गया, जैसे एक संधि की गई थी, जैसे आपको पता होगा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ये कहाँ हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जैसा कि पता है क्योटो जापान में। कब, 1997 में। पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किससे संबंधित है। तो 1997 में जापान में हुआ था। ये ग्रीन हाउस गैस यानी CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए कम किया जाए, इसलिए ये हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था जापान में वर्ष 1997 में, इसको रोकने के लिए यानी इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। तो हम देखा कि वायुमंडल में CO2 कैसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ वायुमंडल में उपस्थित है ओजोन। ओजोन भी है। ये ओजोन कैसी गैस है, ये हल्की नीले रंग की गैस है, पूछा जाता है नीले रंग की गैस। ओजोन गैस का काम क्या है, परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, किससे, परावैंगनी किरणों से। देखिए अभी कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने पता लगाया था कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक छेद हो गया है ओजोन परत में,
और उस ओजोन परत में छेद होने से क्या है, परावैंगनी किरणें जमीन पर आने लगी थी, जिससे अंटार्कटिका महाद्वीप जो बर्फ से ढका हुआ है उसकी बर्फ बड़ी तेजी से पिघलने लगी थी। और उस बर्फ के पिघलने से क्या था कि जो महाद्वीप के किनारे थे या छोटे छोटे जो द्वीप थे उनमें संकट आ गया था, डूबने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं उस महाद्वीप के पास में थे, वहां पे रहने वाले लोगों के शरीर में जो स्किन होती है, स्किन की प्रॉब्लम होने लगी थी, स्किन डिजीजेज होने लगे थे, चर्म रोग होने लगे थे, चर्म रोग की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया तो पाया कि उसके ऊपर जो छेद है ओजोन लेयर में वो लगभग ब्रिटेन के आकार, यानी कि लंदन जो यूरोप का देश है ब्रिटेन, इससे भी बड़ा छेद था, जिसकी वजह से ये गैसें वहां से आ रही थी। तो वैश्विक लेवल पे सभी लोग बड़ा चिंतित हुए और चिंतित होने की वजह से इसके लिए रोकने का प्रयास भी किया गया। तो ओजोन परत को रोकने के लिए, मतलब कि वो उसके संरक्षण के लिए भी सम्मेलन हुआ। जो सम्मेलन हुआ तो उसका नाम है मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ये कब हुआ? इन 1987 में। मॉन्ट्रियल का है कनाडा में, कनाडा। इसका उद्देश्य क्या था? ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करना, का उत्सर्जन कम करना। देखिए, यानी कि ओजोन को कौन सी गैसें इफेक्ट करती हैं, कौन सी गैसें इसको क्षति पहुंचाती हैं? जैसे रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैसें, फ्रीऑन वगैरह जो होती हैं वो गैसें। दूसरा, कारखानों इत्यादि से निकलने वाली CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है ना, फ्रीऑन, ये इत्यादि जो गैसें हैं वो गैसें क्या करती हैं? इसमें जो क्लोरीन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो क्लोरीन होता है, तो कहा जाता है क्लोरीन का एक परमाणु, यानी क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के यानी O3 के 1000 परमाणुओं को नष्ट कर देती है। कितने? 1000। यानी क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणुओं का नष्ट कर देती है। तो कहा गया रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC इत्यादि जो गैसों ये उत्सर्जित करती हैं, इनके उत्पादन में कमी लाई जाए, जिससे हमारी ओजोन लेयर की जो परत है, ओजोन लेयर जो है, उसको संरक्षित किया जा सके। तो हमें ध्यान रखना है कि ओजोन हमारे लिए, हाँ, दूसरी तरफ ये एक ऐसी गैस भी है, अगर मनुष्य इसका दोहरा व्यवहार, मनुष्य अगर इसको सूंघ ले या मनुष्य के संपर्क में ये आ जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। तो दूसरी तरफ देखिए क्या है कि ये वायुमंडल में उपस्थित होके मनुष्य की छाते के रूप में, जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी के छाता है, ये पृथ्वी का, जो ऊपर से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मनुष्य के संपर्क में आ जाती है तो मनुष्य की जान भी ले लेता है। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि वायुमंडल का हमें याद रखना है, वायुमंडल का 50% द्रव्यमान सिर्फ 5.6 किलोमीटर तक ही पाया जाता है। यानी पूरे जो ब्रह्मांड का द्रव्यमान है, वायुमंडल का द्रव्यमान है, उसका 50% भाग सिर्फ किस ऊंचाई तक? 5.6 किलोमीटर। वहीं अगर दोस्तों जलवाष्प की बात की जाए, जलवाष्प यानी कि पृथ्वी का वायुमंडल में जो जलवाष्प है, इसका 90% भाग तक, यानी 90% भाग तक जलवाष्प जो पाई जाती है वो 5 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती है। इसको भी याद रखेंगे। आगे आ जाइए। देखिए, वायुमंडल को रासायनिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक होता है
सममंडल, दूसरा है विषम मंडल। विषम मंडल, सममंडल की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लेकर 90 किलोमीटर के आसपास होती है और इसकी ऊंचाई 90 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होती है। यानी कि वायुमंडल को रासायनिक दृष्टि से दो भागों में बांटते हैं, सममंडल और विषम मंडल। सममंडल में 3 लेयर पाई जाती हैं या 3 मंडल उपस्थित हैं। जैसे पृथ्वी का सबसे पास का मंडल जिसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल। इसके बाद समताप मंडल और इसके बाद ओजोन मंडल। समताप मंडल को ही हम ओजोन मंडल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समताप मंडल को ही ओजोन मंडल, क्योंकि इसी में उपस्थित होती है ओजोन मंडल। और तीसरा जो है उसको हम कहेंगे मध्य मंडल। यानी कि सममंडल में कितने मंडल को पढ़ेंगे? 3 भागों में बांटा गया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या ओजोन मंडल और तीसरा है मध्य मंडल। और वहीं विषम मंडल में 2 भागों में इसको बांट के पढ़ेंगे। नंबर 1 है आयन मंडल, आयन मंडल, और नंबर 2 है बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। यानी कि 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। वायुमंडल को हम, एक है सममंडल, दूसरा है विषम मंडल। तो देखिए दोस्तों, इनको हम क्या करते हैं, एक एक करके अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे, भाग 2 में। और बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे टॉपिक है जिसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक आप जो ये है इसको देखें और दूसरा भाग बहुत जल्दी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और मेरे को लगता है जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। मैं विस्तृत रूप से पढ़ा रहा हूँ हर एक एग्जाम के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट हो कुछ, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूँगा। तो हम उपस्थित होंगे बहुत जल्दी आपके सामने।